ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राष्ट्रपति जी, आपने यहाँ आकर जिन स्नेहपूर्ण शब्दों में मेरे संबंध में कथन किया है, उसके लिए मैं किस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करूं। आपको कुछ ऐसा आपने कहा, कितने वर्षों जानता हूँ, मेरा कितना आपसे स्नेह का संबंध रहा। पुरानी बातों को याद कर हृदय भरा। इस समय अतिथि न कहकर केवल आप के इस आयोजन के लिए आने के निमित्त अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। दिल्ली के प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन को के सदस्यों का विशेषकर श्री वसंतराव ओक तथा श्री गोपाल प्रसाद व्यास का प्रकरण। एक दिवस मैं मोहल्ले की गौरी के साथ इलाहाबाद के किले के पास पहुंच गया। तुम्हारा घर कहाँ है? उस पे मछली बनी है। तुम कहाँ जा रहे हो? हम चित्रकूट जा रहे हैं। मेरे पिता
बाबू शालीग्राम टंडन एवं माता बड़े सत्यनिष्ठ एवं निर्भीक व्यक्ति थे। मेरा जन्म संवत 1939 में पुरुषोत्तम मास में हुआ था। प्रारंभ से ही मेरे चारों ओर पुरुषोत्तम व्यास की रचना कर दी गई थी। मैं सविता नारायण से शक्ति ग्रहण करता हुआ जीवन मार्ग पर चला। मेरा प्रारंभिक जीवन त्रिवेणी के तट पर ही प्रारंभ हुआ था। यहीं पर मैं खेला कूदा और बड़ा हुआ। मैं प्रारंभ में ही मोहल्ले के मौलवी साहब के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे इसी वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े स्नेह से मेरा हाथ पकड़कर मुझे देवनागरी लिपि लिखना सिखलाया था। वे मुझे अब बेटे जैसा ही प्यार देते थे। समय के साथ युवा पुरुषोत्तम एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व में परिणित हुए। कॉलेज में उनके सहपाठी उन्हें जीसस कहकर ही पुकारा करते थे। 1982 में उनकी शताब्दी के अवसर पर श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने उन्हें एक पत्र लिखा और कहा, श्रद्धेय टंडन जी, आपके प्रथम दर्शन मुझे 1901 में हुए थे। तब मैं 7 वर्ष का बालक था। जब मुझे पता लगा कि आप म्योर सेंट्रल कॉलेज के क्रिकेट की टीम के फर्स्ट 11 के कप्तान हो गए, तब से आप मेरे हीरो हो गए थे। 1901 में अंतर प्रांतीय खेल कूद प्रतियोगिता म्योर सेंट्रल कॉलेज में हो रही थी। उसके प्रबंधक प्रोफेसर हिल ने पुलिस को भी वहां बुलाया था। खेल देखने के लिए जब एक लड़का अंदर घुसने लगा तो पुलिस ने उसे धक्का दिया और बड़ी बदतमीजी से फटकारा। उस पर टंडन जी ने कहा, अगर तुम इससे बदतमीजी करोगे तो मैं इसी स्केल से तुम्हारी खबर लूँगा। यह मामला प्रोफेसर हिल तक पहुँचा। सहपाठियों ने कहा, जीसस तुम घर जाओ, लेकिन टंडन जी निर्भीकता के साथ प्रोफेसर हिल के पास गए और उनसे कहा, मैंने इस पुलिस वाले से झगड़ा किया है। प्रोफेसर हिल आपकी निर्भीकता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पुलिस वाले से कहा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, तुम इन्हें जेल ले जाना है तो ले जाओ। टंडन जी इस बात पर उबल पड़े और उन्होंने कहा, पुलिस वाला तो कौन है, आप भी अगर मुझे जेल भेज सकते हैं तो भेजिए। छात्रों ने खेल कूद से बहिष्कार किया एवं प्रिंसिपल ने टंडन जी का 1 वर्ष के लिए निष्कासन किया। बीए के द्वितीय वर्ष में वे प्रातःकाल का प्रश्न पत्र करने के पश्चात अपने मित्र अमीर बहादुर के घर शतरंज खेलने में व्यस्त हो गए एवं मध्याह्न का प्रश्न पत्र देना ही भूल गए। इसके बाद उनके पिताजी ने उनको काफ़ी फटकार लगाई थी। तब से टंडन जी ने संकल्प किया कि वे शतरंज कभी नहीं खेलेंगे। बीए करने के बाद वे अंग्रेजी साहित्य में एमए करना चाहते थे। अंग्रेजी के प्रोफेसर जेनिंग्स ने कहा, टंडन तुम तो अंग्रेजी एमए से भी अधिक जानते हो, तुम इतिहास में एमए करो। और वही उन्होंने किया। इस समय जीविकोपार्जन के लिए वे छावनी के एक व्यक्ति को हिंदी लिखना एवं पढ़ना
सिखलाते थे एवं छावनी के सैनिकों के लिए उन्होंने फल और तरकारी का ठेका भी ले लिया था। इसमें उन्हें अच्छा लाभ हो जाता था। साथ ही वे लॉ भी पढ़ रहे थे। छावनी के एक अधिकारी के घर पर भी वे तरकारी एवं फल दिया करते थे। एक दिन वह अधिकारी बोला, टंडन, तुम सामान बहुत अच्छा लाते हो लेकिन मूल्य भी लेते हो। अब तुम ऐसा किया करो कि जो सामान छावनी को देते हो उसे थोड़ा कम तौला करो, बचा हुआ सामान मुझे दे दिया करो और उसका मूल्य न लिया करो। टंडन जी का उत्तर स्पष्ट था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके कुछ समय बाद उन्होंने वह ठेका छोड़ दिया था। 1904 में मालवीय जी एवं बाल कृष्ण भट्ट के साथ मिलकर उन्होंने गौरी पाठशाला की स्थापना की। 1905 में वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ही भारत के बाल, पाल और लाल ने ललकार कर कहा, तुम न्याय की तलवार उठाओ और भारत माता को जर्जरता के पंजे से मुक्त करो। बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। अंग्रेजी सरकार ने अपना दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। भारतीय किसानों से लगभग 5 करोड़ रुपए की कपास लगान रूप में ली जाती थी और लंकाशायर की मिलों में बना 55 करोड़ रुपए का कपड़ा भारत में बेचा जाता था। 24 करोड़ रुपए की शक्कर का जावा से निर्यात किया जाता था। कवि अकबर ने कहा, महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें अपनी, बाकी उनका। इसी कारण बंग भंग आंदोलन हुआ था और टंडन जी ने चीनी खाना एवं मिल का कपड़ा पहनना हमेशा के लिए त्याग दिया और कहा, मैं बंगाल के युवकों का बहुत स्वागत करता हूँ। 1907 में उन्हें ज्ञात हुआ कि मुलायम चमड़ा गोवध करके ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए उन्होंने चमड़े का उपयोग हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1906 से उन्होंने छोटी अदालत में एवं 1908 से तेज बहादुर सप्रू के सहयोगी बनकर उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। वे शीघ्र ही एक अच्छे वकील समझे जाते थे। मुकदमे की द्वितीय अपील पर न्यायाधीश ने कहा, यह तर्क तो आपका बिल्कुल नया है और जज बनर्जी ने अपने निर्णय में इसका उल्लेख नहीं किया है। मैं समझता हूँ जज बनर्जी की स्मृति तो काफी अच्छी है। इस पर टंडन जी ने कहा, महोदय, मैं यहाँ आपके सामने मुकदमे पर बहस करने के लिए आया हूँ, आपसे अपनी सच्चाई की जांच कराने के लिए नहीं। न्यायाधीश नॉक्स ने पूछा, मुंशी छेदीलाल, तुम्हारा वकील टंडन कहाँ है? हुजूर, वे पास के कमरे में हैं। अच्छा, तुम उनसे कह देना कि मैंने उनकी अपील मान ली है। 1910 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी अधिवेशन में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की एवं टंडन जी को उसका प्रधानमंत्री बनाया। 1914 में मालवीय जी की प्रेरणा से आप नाभा राज्य के कानून मंत्री बने। नाभा राज्य पंजाब का एकमात्र स्वतंत्र इलाका था। वहाँ का अंग्रेज रेजिडेंट भी टंडन जी की कार्य कुशलता से कांपता था।
आपकी ईमानदारी एवं लगन से प्रजा एवं महाराज साहब बहुत प्रसन्न थे। शीघ्र ही वे विदेश मंत्री बने, लेकिन हिंदी उन ऐसे ही अवसर पर उन्होंने राजपथ को त्याग दिया एवं देश सेवा के आलोकित दुर्गम मार्ग पर चलना ही स्वीकार किया। 1905 में काशी कांग्रेस अधिवेशन में टंडन जी बालकृष्ण गोखले के अंगरक्षक बने थे। तत्पश्चात वे प्रयाग से स्थायी प्रतिनिधि बन गए थे। प्रयाग के किले में फिजी ले जाते हुए लगभग 300 अधिक बंधक मजदूरों को रखा गया था। टंडन जी ने बड़ा कठिन परिश्रम करके उन सबको वहां से छुड़ाया। सन 17 में प्रयाग में प्लेग महामारी फैली और लोग शव का क्रियाकर्म किए बिना ही गंगा में बहा रहे थे। टंडन जी ने अगुआ बनकर इन सब का प्रबंध कराया एवं जनता का विश्वास प्राप्त किया। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर शांति के वातावरण में वे इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुए। पिछले कई वर्षों से छावनी के व्यवस्थापक ने जल कर का भुगतान नहीं किया था एवं एक भारी रकम बकाया थी। पहले टंडन जी ने उनको नोटिस दिया। जब कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने पुनः नोटिस देकर और उनका जल का वितरण बंद कर दिया। तब वे लोग भागे भागे आए और आखिर छावनी ने अग्रिम राशि देकर पुनः पानी चालू कराया एवं शेष राशि का भी भुगतान किया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जब इलाहाबाद आते थे तो उनका जलाशय स्नान के लिए जल से भरा जाता था। इस वर्ष इलाहाबाद में जल की कमी थी। राज्यपाल के सचिव एवं एडीसी ने आकर बार बार टंडन जी को समझाया, डराया एवं धमकाया, लेकिन उनका उत्तर स्पष्ट था। मुझे जनता को पीने योग्य पानी देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस वर्ष आपके जलाशय को स्नान के लिए पानी से नहीं भर सकता। 1919 में जमुना पार उन्होंने हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की एवं वे उसके प्रधानाचार्य बने। आपके आदमी हमारी सीढ़ियां तोड़ना चाहते हैं। आपका उस पर पैतृक अधिकार है, इसलिए कोई सीढ़ी नहीं तोड़ी जाएगी। स्पष्ट है, टंडन जी अनैतिक कार्य करने वालों के लिए वज्र के समान कठोर एवं सत्यवादी के लिए पुष्प के समान कोमल थे। यही उनके चरित्र की विशेषता थी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला कांड हुआ। यह रॉलेट एक्ट के बहिष्कार का बदला था। पंजाब के निरंकुश तानाशाह राज्यपाल माइकल ओडायर एवं सुपरिंटेंडेंट पुलिस जनरल डायर ने खून से होली खेली थी। गांधी जी को दिल्ली में गिरफ्तार करके अहमदाबाद भेज दिया गया। पहला शिष्टमंडल मालवीय जी और टंडन जी के सहयोग से वहां लगभग 10 दिन बाद पहुंचा। अभी तक वहां पे परिवार वालों को शव भी नहीं उठाने दिए गए थे। सितंबर 1919 को कांग्रेस ने सी एंड्रूज एवं टंडन जी के नेतृत्व में पंजाब अत्याचार
तथा जलियांवाला बाग कांड जांच समिति का गठन किया। इस समिति ने पूरे पंजाब का दौरा एवं विश्लेषण किया। भावलपुर किले के पास के संघर्ष एवं बादशाही मस्जिद लाहौर के चारों ओर की अनियमितताओं पर विविध रूप से प्रकाश डाला। इस आयोग ने जनरल माइकल ओडायर एवं जनरल डायर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की। उनकी रिपोर्ट देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छपी। विंस्टन चर्चिल ने कहा, मुझे आश्चर्य है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। स्वदेशी लहर चारों ओर फैलने लगी एवं विदेशी वस्त्रों आदि का बहिष्कार किया गया। इसी सिलसिले में इलाहाबाद के पार्क में विदेशी वस्त्रों को एकत्रित किया गया एवं उसमें अग्नि प्रज्वलित की। मोतीलाल नेहरू ने टंडन जी एवं मोतीलाल नेहरू दोनों गिरफ्तार किए गए। उनके ऊपर मुकदमा चला। टंडन जी को 1.5 वर्ष की कड़ी सजा मिली। घर पर कुर्की भी आई। इस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी विपन्न थी। माताजी, आप यह धन स्वीकार कीजिए। सेठ जमनालाल बजाज ने अपने ट्रस्ट से यह धन आपके परिवार के लिए अनुदान स्वरूप ही भेजा है। हम ये धन ना ही ले सके। टंडन जी ने कहा, मेरी देश सेवा विक्रय के लिए नहीं है, पर कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर झारे आपना चले हमारे साथ। आंखों में आंसू न थे, लेकिन प्रकृति अपने आंसू बहाए बिना न रह सकी। इस समय गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में जनता ने पुलिस वालों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही की। इस क्षेत्र में जलियांवाला कांड की घटना को पहुंचने में लगभग 2 वर्ष लगे थे। इस घटना के साथ ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया एवं कुछ समय पश्चात सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया गया। टंडन जी भी उसमें से एक थे। बाहर आने पर उनके स्वरूप में दाढ़ी व बालों की छाया हमेशा के लिए अंकित हो गई। प्रयाग के नगरवासियों ने उस पार्क का नामकरण ही पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क रख दिया। उन्होंने वकालत पुनः प्रारंभ नहीं की। मोतीलाल जी आदि ने प्रारंभ कर दी थी। पिछले कई वर्षों से सांप्रदायिक दंगों के भय से रामदल नहीं निकला था। टंडन जी ने अगुआ बनकर एवं अपने कुछ मुसलमान मित्रों को साथ लेकर उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उसके पश्चात प्रतिवर्ष रामदल निकलने लगा। साथ ही रावण का दाह संस्कार भी हुआ। एक स्थल पर तो रामलीला कमेटी से उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप मेरे पुत्रों को